शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मज़ीद नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पर विंटर स्पेशल स्टोरीज सीजन चल रहा है, तो कहानियां आप सब यहाँ पर सर्दियों की ही सुनेंगे। आज की कहानी भी बहुत ज्यादा डरावनी है। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें और हेडफोन्स लगा लीजिए। आज की पहली खौफनाक कहानी अंबर शेयर कर रही है। अंबर कहती है, हम लोग कराची के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की एक खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूंगी। ये आज से 20 बरस पुरानी बात है, जब हम लोगों ने एक घर रेंट पे लिया तारिक रोड कराची पर। हम लोगों के वालिद साहब जो थे वो हाल ही में दूसरे मुल्क शिफ्ट हुए, वो सऊदी अरब चले गए थे, तो हम लोगों ने अपना घर सेल कर दिया अब्बू के बाहर जाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने रेंट पर एक घर लिया। वो घर तारिक रोड पर था और नीचे वाला पोर्शन था। ऊपर वाले पोर्शन में एक बूढ़े अंकल और आंटी रहते थे, जिनका वो घर था। उनके बच्चे जो थे सारे वो अमेरिका में थे, लेकिन ये जो अंकल और आंटी थे ये वहीं पर रहते थे और इनको ऐसी ही फैमिली चाहिए थी जो घरेलू फैमिली हो, जिसमें पूरी फैमिली रहती हो। ना तो वो अकेले हॉस्टल के लिए लड़कियों को वो बिल्डिंग दे सकते थे, ना ही लड़कों के लिए हॉस्टल बन सकता था। हम लोगों को भी कोई एतराज नहीं था क्योंकि वो बुजुर्ग थे और हम लोग वहां पर शिफ्ट हो गए। हम 3 बहनें और अम्मी और मेरा छोटा भाई, हम लोग वहां पर जब शिफ्ट हुए तो सर्दियों का मौसम था। जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए, नवंबर का एंड चल रहा था। सर्दियां बहुत ज्यादा सख्त थी। उस घर में हम लोगों ने सामान वगैरह सेट किया। नीचे वाला जो हिस्सा था सहन खुला था और ऊपर से वो लोग अक्सर झांक कर देख लिया करते थे। तो हमें ये होता था कि कोई नहीं, बुजुर्ग हैं, वो देखते रहते हैं कि हम लोग क्या करें और क्या नहीं। इसी तरह से अक्सर हम लोगों को ये महसूस होता था कि जिस तरह से अगर रात के वक्त भी हम लोग बाहर निकले हैं, यानी अगर हम लोगों ने वॉशरूम में जाना है और हम लोग सहन में वॉशरूम था कोने पर, तो वॉशरूम में जाने तब भी ऐसा लगता था ऊपर से कोई झांक कर देख रहा है। अब ये बड़ी अजीब बात थी कि रात के पिछले पहर में भी ऐसे महसूस होता था कि छत के ऊपर से कोई देख रहा है और एकदम जैसे कुछ सर पीछे करता है। ये चीज हमें बहुत ज्यादा अजीब लगती थी और हमने अम्मी को भी ये बात कही कि अम्मी, ये सोते नहीं है, इतनी शदीद बाहर ठंड है, बाहर धुंध है और ये है कि ऊपर से झांक कर ही देखते रहते हैं। टाइम देखना तो 12, 12:30, 1 बजे का टाइम होना। एक दिन अम्मी ने और आंटी से पूछा कि आप लोग कब सोते हैं, आपके सोने की क्या टाइमिंग है या आपका क्या तरीक़ाकार है। तो वो कहने लगी, हम तो 10 बजे अपने कमरे में चले जाते हैं, हम बूढ़े हैं, हम लोग भला कैसे देर रात तक जाग सकते हैं। अम्मी ने कहा, कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है जैसे ऊपर से कोई झांक कर देखता है। तो ये कहने लगी, आपको वहम होता होगा, हम लोगों ने कभी ऐसी हरकतें नहीं की, ना ही कभी हम लोगों ने ऊपर से झांक कर देखा। हमें क्या जरूरत है आप लोगों को झांक झांक के देखने की। अम्मी चुप कर गई। अम्मी को ये था कि अब मैं इससे क्या बहस करूं। इसी तरह से 10-12 दिन गुजर गए। हम लोगों ने उस दिन कपड़े वगैरह धोए तो बादल बने हुए थे। अम्मी ने कहा कि ये जो कपड़े हैं ये तीसरी मंजिल पर जाकर फैला दो ताकि जल्दी सूख जाए। मौसम खराब है, ये सूखेंगे नहीं, बारिश न शुरू हो जाए। हम लोगों ने, मैंने और मेरी बहन ने, हम लोगों ने कपड़े वगैरह बास्केट में डाले। हम लोग छत पर चली गई। हम लोग छत के ऊपर कपड़े जैसे तार पर बिछाए। हवा थोड़ी तेज थी, ठंड भी बहुत ज्यादा थी। हम लोगों ने जल्दी जल्दी कपड़े बिछाए। वो अंकल और आंटी अंदर कमरे में हीटर लगाकर बैठे हुए थे। हम लोग जब नीचे आने लगी तो हम लोगों ने उनकी स्टेयर्स के दरमियान में एक औरत को बैठे देखा। उसके बाल खुले थे। हम लोग हैरान हो कि ये औरत कहाँ से आई है। उस औरत ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे, बाल ऐसे बिखरे हुए बाल थे और बड़े उलझे हुए भी थे बाल। हमने उसका चेहरा नहीं देखा, थोड़ी सी मोटी सी थी वो औरत। तो मैंने अपनी बहन की तरफ देखा कि ये कौन है।
हम लोगों ने अब सीढ़ियों से उतर कर आना था। हम लोगों ने जैसे उसके करीब आए तो हमने उसे कहा कि थोड़ा सा रास्ता दे दे, हमने नीचे जाना है। हम लोग जो ही उसको क्रॉस करके नीचे उतरे तो एकदम मेरा पाँव जो है जैसे उसके साथ लगा। अब वो बिल्कुल सेंटर में बैठी हुई थी, सीढ़ियाँ इतनी भी खुली नहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव किसी पत्थर और ईंट के साथ लगा है। इतना जोर से मेरा पाँव जैसे दुख सा गया। तो मैं तीसरी सीढ़ी पर नीचे उतरी, मेरी बहन आगे थी। मैंने पलट कर देखा तो वो औरत नहीं थी। वो औरत एक लम्हे में, एक सेकंड में वो कैसे गायब हुई, वो इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर कैसे गई, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मैं डर गई और मैंने अपनी बहन को आवाज़ दी, तानिया तानिया रुको। उसने झांक कर देखा। मैंने उससे कहा वो औरत कहाँ गई? उसने कहा शायद छत पर चली गई हो, तुम आ जाओ जल्दी से। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। हम लोग नीचे आए, हमने अम्मी को आकर ये बात बताई। अम्मी ने कहा इनके घर तो कोई भी नहीं आया, ना कोई बेल हुई है, ना किसी ने दरवाज़ा खोला है। अक्सर वो जब इनके कोई मेहमान वगैरह आते थे तो गलती से हम लोगों की बेल बजा देते थे, तो बाज़ वक़्त हम लोग ही गेट खोल दिया करते थे। अम्मी कहती ना गेट खुला है ना कोई बेल हुई है, भला कौन होगा। अम्मी ने चावल बनाए हुए थे, तो अम्मी ने मेरी छोटी बहन से कहा जाओ ऊपर चावल देकर आओ और देखकर उनके मेहमान आए हुए हैं। मेरी छोटी बहन ऊपर राइस देने गई। ऊपर जाके जब आंटी को चावल दिए तो वो कहने लगी बेटा ये किचन में प्लेट में डाल के रख दो, हम थोड़ी देर के बाद खा लेंगे। उसने देखा कहीं कोई भी नहीं था, बस वही दोनों थे जो कमरे में बैठे हुए थे, बाकी कमरों की लाइट ऑफ थी। वो नीचे उसने आके अम्मी को बताया कि अम्मी ऊपर तो कोई भी नहीं है, सिर्फ वही है। मैं बड़ी परेशान, मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी अब इतना वहम तो नहीं हो सकता, मैं खुद उस औरत से टकराई हूँ, तानिया ने भी देखा है। खैर हम लोगों ने इस चीज़ को बसाया गया कर दिया। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, कपड़े उतारने याद ही नहीं रहे। रात 11 बज गए। अम्मी ने कहा कि अब तो कपड़े जाके उतार लो, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, बाहर बहुत शदीद ठंड है, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, इतनी मेहनत से धोए हैं सर्दी में। मैंने जानिया से कहा कि आओ ऊपर से कपड़े लेने चले। वो कहने लगी कि मुझे तो डर लगता है, तुमने मुझे डरा दिया, मैंने नहीं आना। अम्मी ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। अम्मी और मैं हम लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई। वो अंकल और आंटी सोए हुए थे, उनके बरामदे की ग्रिल भी बंद थी और उनके कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। सीढ़ियाँ ओपन थी। हम लोग ऊपर चले गए। इतनी सख्त सर्दी थी, धुंध भी थी। हम लोगों ने छत के ऊपर से कपड़े वगैरह उतारे। जैसे ही हम लोग वापस पलटी, हमें एक आवाज़ आई। आवाज़ ऐसे थी जिस तरह से किसी औरत ने कुछ लफ्ज़ बोला है। पता नहीं कोई नाम था, जो था हमें नहीं पता। किसी औरत ने कोई लफ्ज़ बोला। हम लोगों ने पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था, छत खाली। मैंने अम्मी से कहा अम्मी अपनी आवाज़ सुनी? अम्मी कहती है हाँ बिल्कुल सुनी है। अम्मी कहने लगी जल्दी से नीचे चलो। हम लोग जो ही सीढ़ियों से नीचे आने लगे तो आखिरी सीढ़ी के पास वही औरत खड़ी थी, वही लिबास, वैसे ही खुले हुए बाल, उतनी ही मोटी, इतनी काली थी कि उसका चेहरा नजर नहीं आता। मेरी चीख निकल गई। मैं पीछे से हटी और मैं गिरती गिरती बची। अम्मी ने कहा क्या हुआ है तुम्हें? मैंने अम्मी से कहा अम्मी वो औरत नीचे खड़ी है। अम्मी ने देखा वहां कोई औरत नहीं थी। अम्मी ने कहा कोई औरत नहीं है, जल्दी चलो नीचे आओ। मैं अम्मी के साथ तेजी से नीचे, मैंने देख लिया, पता नहीं अम्मी ने देखा नहीं देखा, मुझे नहीं पता। हम लोग कपड़े वगैरह लेकर नीचे आ गए। जो ही हम लोग अपने पोर्शन में आए, हम लोग सहन में जाने लगे, वो ऊपर से झांक कर देख रही थी। उस वक्त उसको अम्मी ने भी देख लिया। ऐसे था आंखों की जगह पर काले 2 दायरे हैं, उनमें कोई आई बॉल नहीं है, कुछ नहीं है, बस 2 सुराख हैं जैसे, और बहुत खौफनाक चेहरा था। हम लोग तो भागे कमरे में, हम लोग कांप रहे थे खौफ से। मैंने अम्मी से कहा अम्मी आप माने या ना माने, ये इंसान तो हो ही नहीं सकता, इंसान के तो ऐसे चेहरे ही नहीं होता। आप देख रहे हैं उसकी आंखों की जगह पर 2 काले जैसे गोल दायरे से थे। अम्मी कहती हैं बिल्कुल बात तो सही है। अम्मी कहने लगी ये बूढ़े कैसे यहाँ पर रहते हैं, दोनों बुजुर्ग हैं, इनको डर नहीं लगता, इनके घर में ये चीज़ है। अम्मी ने कहा कि सुबह मैं इनसे बात करूँगी। रात भर हम लोग सो नहीं सकी, हम लोग आपस में बातें करती रही। ये खौफ सा तारी हो गया हमारे ऊपर। उसी रात की बात है, हम लोगों के सहन में हम लोगों का एक पुराना एयर कूलर था जो यूज़ में नहीं था। सहन ज़रा बड़ा था तो हम लोगों ने उसे एक कोने में रख दिया। उसके ऊपर जो हमारा कुछ पुराना सामान था वो उसके अंदर जोड़ दिया, ऊपर रख दिया, ऐसे हमने उसको कवर किया हुआ था।
अब हमें रात को ऐसी आवाजें आने लगी जैसे उस एयर कूलर के ऊपर कोई चीज मार रहा है। वो लोहे का था, ऐसे लग रहा है जैसे उसके ऊपर कोई रॉड या कोई ऐसी चीज है जो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग बाहर झांक कर देखें, क्योंकि हमें पता था इस घर में कुछ तो है जो बहुत अजीब है। रात भर बाहर से आहटें आवाजें आती रही। खैर वो रात गुजरी, सुबह हम लोग जाके नाश्ता वगैरह किया। वो आंटी जो थी वो नीचे आई और आंटी आकर कहने लगी, आप लोग रात को थोड़ा सा शोर शराबा सुना था, आप लोग ऊपर आए थे। अम्मी ने उन्हें बताया कि हाँ जी, हम लोगों ने कपड़े वगैरह धोए थे, उतारना भूल गए थे तो वो लेने गए थे। वो आंटी कहने लगी, आइंदा आपने इतनी रात को ऊपर नहीं आना। अम्मी ने कहा कि खैरियत, आप क्यों मना कर रही हैं? वो आंटी कहने लगी, बस हमारे किसी बुजुर्ग ने मना किया हुआ है कि इतनी रात को हमारे वाले हिस्से में या तीसरी मंजिल पर नहीं जाना। अम्मी ने कहा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हम लोग यहाँ पर आपको पता है कि रहने आए हैं, तो जो भी हम लोग यहाँ पर महसूस करेंगे हमने आपको ही बताना है। कल भी बच्चियाँ जब कपड़े वगैरह बिछा कर छत से नीचे आई हैं तो सीढ़ियों में उन्होंने एक औरत को देखा जो फौरन गायब हो गई है। रात को वही औरत हमने दोबारा देखी है। इस घर में ऐसी कौन सी चीज़ है? वो कहने लगी, नहीं, इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को वहम है। ये हमारे पीछे पुराना एक घर था, वो खंडरनुमा घर था, वहाँ पर असरात थे, तो कभी कभार वो चीज़ें हमें भी तंग करती हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम भला यहाँ पर कैसे रहते? अम्मी ने कहा कि नहीं, आप ठीक कह रही हैं कि यहाँ पर अगर नहीं है तो यहाँ पर नजर क्यों आई है फिर? बहरहाल वो आंटी थोड़ी सी गुस्से में आ गई और कहने लगी, ठीक है, अगर आपको मसला हो रहा तो आप लोग ये जगह छोड़ दें, हमारा घर छोड़ दें, लेकिन आपने आइंदा इतनी रात को ऊपर नहीं आना। अम्मी ने कहा, ठीक है, हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन इतनी सर्दी में हम तो घर नहीं छोड़ सकते। बहरहाल हम लोग नहीं आएंगे। अम्मी को पता था उन्होंने कहाँ माननी है ये बात। अम्मी ने हम लोगों को बताया कि आइंदा छत के ऊपर कपड़े बिछाने नहीं जाएंगे, दिन के टाइम कपड़े धो लिया करेंगे, जो ड्राई हुए ठीक है, बाकी हम लोग हीटर के आगे सुखा लिया करेंगे। 3-4 दिन गुजर गए। हम लोग सहन में भी अब नहीं थे बैठते, धूप निकलती नहीं थी तो दिन भर अंदर कमरों में ही रहते थे। 4-5 दिन गुजरे तो धूप खासी अच्छी थी, हम लोग सहन में बैठे, चारपाइयाँ निकाली, काम शाम कर रहे थे। ऊपर हम लोगों में से कोई आया गया ही नहीं उस बात के बाद। उसी रात की बात है, हम लोग तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। किचन में मैं और मेरी बहन काम कर रही थी, खाने के बाद के बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, जैसे किचन के काम होते हैं। और वो मेरे पास बैठी चाय पी रही थी, मेरी बहन जो है तानिया, और मेरी बहुत दोस्ती थी। तभी एकदम से हमें सहन में से आवाज़ आई जैसे वो आंटी बुला रही हैं। आंटी ने मेरा नाम लिया। आंटी कहने लगी, अंबर बात सुनो, ये मैंने कुछ बनाया, आके ले जाओ। मैंने उनकी आवाज़ सुनी, मैंने कहा, जी मैं आ रही हूँ। मैंने तानिया से कहा कि तानिया, मैं ना आंटी बुला रही हैं तो मैं लेकर आती हूँ कुछ, तुम इधर ही बैठो। कहती ठीक है। मैं गई सीढ़ियों में, ऐसे लगा जैसे वो आंटी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही हैं। मैं तेजी से चढ़ती हुई उनके पीछे ऊपर चली गई। मेरे सामने ऐसा लगा जिस तरह से वो आंटी ही हैं और वो अंदर बरामदे की तरफ गई हैं। उनका किचन बरामदे में था, ऊपर एक बरामदा बना था, उसके आगे ग्रिल लगी हुई थी। मैं उनको कहती थी कि आंटी आप इतनी रात तक जाग रही हैं। मैं अपने बगल में बातें करती हुई ऊपर गई। जब मैं वहां पर पहुंची, सहन का बल्ब जल रहा था, बरामदे की आगे कुछ भी नहीं था। वो आंटी नहीं थी, किचन बंद था, वो कमरे में थी, कमरे का दरवाजा भी बंद था, इवन वहां पर कोई था ही नहीं। और जब मैं पलटी, सहन की लाइट बंद हो गई और मुझे ऐसा लगा मेरा हाथ कोई पकड़ा है, मेरा हाथ किसी ने पकड़ा है वाज़ेह तौर पर। मैंने शोर मचाया, मैं इतना चीखी कि अम्मी मुझे बचा ले। मेरा शोर शराबा सुनकर वो आंटी भी जाग गई, अंकल जाग गए, अम्मी वगैरह सब ऊपर भागे। तानिया ने शोर मचा दिया। वो लोग जिस टाइम आए, मैं उस टाइम वहां पर बेहोश पड़ी थी। 10-15 मिनट के बाद मुझे होश आया। सब हैरान, वो लोग हैरान कि ये ऊपर क्या करने आई है। तानिया ने बताया कि ये आंटी की आवाज़ आई थी, आंटी बुला रही थी कि ऊपर से आकर कुछ ले जाओ, तो ये इसलिए गई है। वो आंटी कहने लगी कि हमें काफ़ी देर से ग्रिल से आवाज़ें आ रही हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ये कोई चीज़ बनाई है तो आप ले लें। तो मैंने अंदर से कहा है कि आप रख दें, हम लोग सुबह ले लेंगे, मैं गर्म बिस्तर से उठ नहीं सकती। अब मेरी तो हालत ऐसी थी
जब मुझे होश आया मैंने उन लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। उसने लाइट ऑफ की है और मेरा हाथ पकड़ा है। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ, हमने यहाँ पे नहीं रहना। पता नहीं ये लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं। जिन्नात के इतनी सख्त वो मखलूक है, वो चुड़ैल आफत जो भी है जो यहाँ पर रहती है। अब्बू को भी सारी बात का पता चला। अब्बू के एक कज़न थे, वो एक आमिल को जानते थे। अब्बू ने उन्हें फ़ोन किया कि बच्चे ऐसे डर रहे हैं, आप ज़रा जाएं पता करें वहाँ पर क्या मामला आता है। वो अंकल जो थे वो एक आमिल को लेकर उस घर में आ गए, हमारे वाले फ्लोर में आए। जब वो आए उन्होंने मुझे भी दम किया, पढ़ाई की, तो उन्होंने बताया कि इस घर में बहुत सख्त जिन्नात है और जो बूढ़ा और बूढ़ी ऊपर रहते हैं, जो अंकल आंटी रहते हैं, इनके पास हिफाजत के तावीज़ात है। इन्होंने अपने पूरे घर के हिस्से में तावीज़ात लगाए हुए हैं ऊपर वाले बरामदे के अंदर अंदर। वो जो भी आफत चुड़ैल है इस घर में ही है, उसका बसेरा सीढ़ियों में है। बेसिकली वो यहाँ पर किसी को आबाद होने देती ही नहीं है। ये नीचे वाला हिस्सा हमेशा से वीरान ही रहता है। यहाँ पर पहले एक शादीशुदा जोड़ा आकर रहा था। उस लड़की को दौरे पड़ने लग गए थे। उस लड़की के ऊपर ये चुड़ैल आफत हावी हो गई थी, तो उसको भी मेरे पास से लेकर आए थे। यही तारक रोड वाला वो घर था। उसमें भी यही जैसे दो बुजुर्ग हैं, हस्बैंड वाइफ यही रहते थे। तो इनके जो ऊपर वाला हिस्सा है, मैं आया था, मैंने तब भी ये घर देखा था। इन्होंने ऊपर हिसार बंदी करवाई हुई है, इसीलिए ये यहाँ पर रह पा रहे हैं। और ये कहते हैं कि रात को कोई ना आए, ना ऊपर कोई आए, ना वो चीज़ तंग हो, ना ऊपर वोक हो, ना यहाँ पर शोर शराबा डले। इन लोगों ने आप लोगों को घर इसलिए दिया कि घर आबाद भी रहेगा और ये लोग ऊपर भी नहीं आएंगे। लेकिन वो मखलूक किसी को यहाँ पर आबाद होने देती ही नहीं, और वो नौजवान लड़कियों के ऊपर ही हावी होती है और उनको ही अपना निशाना बनाती है। मैं तो इस चीज़ को यहाँ से निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये आज की नहीं, ये काफ़ी अरसा पुरानी है। और ये इसका तकरीबन बसेरा इस लाइन के सभी घरों में है। ये गुजरगाह है इसकी, गुजरती है, रहती है घरों में। अक्सर यहाँ के लोग मुझे आकर शिकायत करते हैं कि उनके घर में जिन्नात हैं। यहाँ पर एक बिल्कुल नया घर बना था, उस घर में वो लोग फैमिली शिफ्ट ही नहीं हो सके। उन लोगों ने बड़े शौक से वो घर बनवाया, लेकिन ऐसी चीज़ें फिर आबाद होने नहीं देती जहाँ पर इनका बसेरा हो जाए। इन लोगों का घर इसलिए आबाद है ऊपर वाला हिस्सा कि जिस हिस्से में हिसार बंदी है वहाँ वो पाँव नहीं रख सकती। इनको भी तंग करती है, नज़र आती है, आवाज़ें देती है, लेकिन इनके हिस्से में दाखिल नहीं होती। और जो आपको लगता है कि ऊपर से झांक कर कोई देखता है, वो यही है। ये ऐसे ऐसे रूप बदलेगी कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके अपने घर वालों के रूप में भी सामने आ सकती है। और एक दफ़ा अगर ये किसी पर हावी हो जाए, किसी पर अपना बसेरा कर ले, तो फिर इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। आपकी बच्चियां जवान हैं, बेहतर है कि आप लोग ये घर छोड़ जाए, क्योंकि ये तंग करेगी आप। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। अब वो जो अंकल थे उन्होंने अब्बू को भी सारी बात बताई। अब अंकल के ज़िम्मे अब्बू ने लगा दिया। फिर वो जो अंकल थे उन्होंने हमें तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर अंदर नाज़िमाबाद में एक घर ढूंढ के दिया। वो उनके घर के करीब भी था। वो घर फिर हम लोगों ने लिया, वहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए। लेकिन वो जो 1 से 1.5 माह थे, सख्त सर्दी की रातें, सख्त सर्दी के दिन, बारिशें होती थी, धुंध होती थी, ठंडी हवाएं चलती थी। रात भर घर में से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ें आती थी। ऐसे लगता था कोई बड़ी बारीक सी सुरीली सी आवाज़ है और उसमें कोई गुनगुनाता है। बहुत मुश्किल था उस घर में रहना। उसका सहन का खासा खुला था, कोने से स्टेयर्स ऊपर जाती थी, और ऐसे लगता था कि जैसे वो रात भर नीचे भी आती है। वो बहुत भयानक थी। एक रात मेरी बहन ने इसे देखा भी था। ये पानी लेने किचन में गई, पहले इसने अच्छा खासा देखा, बाहर कोई भी नहीं था। जैसे ये पानी लेकर अंदर आई तो ये दरवाज़ा बंद कर रही थी, तो बिल्कुल सामने सहन में एक औरत खड़ी थी। इसने भी वही रूप बताया। ऐसे तो इसकी आंखों वाली जगह पर काले गोल धब्बे हैं। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। हमें नहीं पता
कि उनका बाद में क्या बना क्या नहीं, वो कैसे उस घर में रहते थे, उनका हौसला था, और कैसे उनके अपने बच्चे उनको जैसे छोड़कर अब्रॉड चले गए। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे घरों में रहना, कभी भी ऐसे घरों में नहीं रहना चाहिए। ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया अंबर आपका। लिसनर, चाहे कैसा भी घर हो, बड़ा हो छोटा हो, खूबसूरत हो, रेंट पर हो, अपना हो, अगर उस घर में मखलूक़ात का बसेरा हो तो वहाँ पर कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और ऐसी मखलूक़ात सोए हुए इंसान पर तो बहुत ज़्यादा हावी होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी, चारों कुल और दुरूद इब्राहिमी का हिसार करके सोना चाहिए, कि कोई भी शैतान जिन्नात सोते हुए आप पर हावी ना हो। कभी भी अपने बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें। ये मखलूक़ात बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। जो ही आप उनको अलहदा करते हैं, अलग करते हैं, अकेला करते हैं रात के वक्त, और अगर वहाँ पर ये चीज़ें हैं तो उन पर असरअंदाज होने की पूरी कोशिश करती हैं, अटैक तक करने की कोशिश करती हैं। इसलिए हमेशा अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का, अपने बच्चों का ख्याल रखें। उनको कभी भी अकेला ना छोड़ें। कोशिश करें कि खुद भी अकेले ना सोएं। जो नौजवान लड़की हैं उनको तो बिल्कुल भी अकेले नहीं सोना चाहिए, क्योंकि नौजवान लड़की जब अकेली सोती हैं तो जिन्नात हावी होते हैं। हमेशा अपना ख्याल रखें। ये थी खौफनाक कहानियों की न्यू एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nushinwar57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पर कहानियाँ अच्छी होती हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।